Good evening, everyone. आज हम लोग जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट करने वाले हैं। जून और जुलाई का भी देख लेंगे, टाइम के साथ साथ कैसे जुलाई का भी कोशिश करेंगे इस निपटाने की, क्योंकि एक ही वीक का और अपने पास टाइम बचा है, उसी में हमें ये सब कंप्लीट करना है। आप लोग बस जोर शोर से अपना रिवीजन बरकरार रखिए। रिवीजन में ढील नहीं देनी है, रिवीजन अच्छे से करते रहना है और क्वेश्चंस लगाएंगे डिस्पाइट ऑफ कुछ नया पढ़ने के, ठीक है। उसकी जगह क्वेश्चंस जहां से मिले, जितना मिले, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाइए। गुड इवनिंग। बस और सब लोग जल्दी से कनेक्ट हो जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। हाँ भैया, जय महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से कौन है? महाराष्ट्र से तो आप लग नहीं रहे। नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। हम तो भैया यूपी वाले हैं। तो आप बोलिए जय अरुणाचल, हम बोलते हैं जय यूपी। अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं, देखिए ये नंबर मेरा नहीं है, ठीक है। ये नंबर आपका मैथ्स वाले सर अमरजीत सर का नंबर है। तो जीएस के डाउट उनसे पूछ के आपको अभी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे काम रहते हैं उनके पास, ग्रुप्स में लोगों को ऐड करना है, मैनेज करना है, ठीक है, वो सब काम रहता है। और मेरा जो भी नंबर है उस पे आप ये सब ना पूछें कि टेलीग्राम पे कैसे ऐड होना है, ये सारी चीजें इस नंबर पे पूछनी है, ठीक है। मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको कुछ भी टेलीग्राम पे ग्रुप पे ऐड होना है, ग्रुप पे पीडीएफ नहीं मिल रहा है, तो उस रिगार्डिंग आप ये जो अमरजीत सर का नंबर है इस पे मैसेज करेंगे और डाउट्स के रिगार्डिंग मेरे को कर सकते हैं। डाउट्स के लिए भी हम देखेंगे कोई एक सेशन रख लेंगे जिसमें कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपके डाउट्स लेने की कोशिश रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सो एक बार फिर वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो ये जो अपनी रात की करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है, अभी फिलहाल हम आपको पता है 2 क्लासेस कर रहे हैं। सुबह 8 AM पे करते हैं, एक इवनिंग 8 PM पे करते हैं। सुबह वाली क्लास जीके से रिलेटेड है, शाम वाली क्लास करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो अभी हम लोग करंट अफेयर्स जनवरी से स्टार्ट करके मई तक का कर चुके हैं। आज हम लोग जून का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। जून का करना है और अपन जुलाई का भी करेंगे। आपका नेट स्लो चल रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा क्वालिटी आप शायद चाहें तो डाउन कर लें। 720 से 480 पे भी चला सकते हैं, थोड़ा सा बढ़िया चलेगा। शुभ संध्या। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर अब हम लोग। बाकी लोग जो कनेक्ट होते जाएंगे धीरे धीरे साथ में जुड़ते जाएंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट होने से पहले देखिए मैं फिर एक बार रिमाइंड करा दूं, रिवीजन अच्छे से करके चलना है, ठीक है। रिवीजन में बिल्कुल भी वो नहीं, लापरवाही नहीं बरतनी है। जो भी पढ़ा है आज, देखिए आज सैटरडे होगा, सैटरडे के बाद कल का दिन आपको खाली मिलेगा संडे का। संडे को जितना भी हमने पढ़ा है ना, इन सबको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए आखिरी संडे। इसके बाद जो अगला संडे होगा वो आपके लिए बैटल डे होगा, आपके फाइट का दिन होगा। 22 अगस्त आपका एग्जाम है, तो उसमें आपको बेहतरीन परफॉर्म करना, तो उसके लिए यही बस अब आपके पास 1 हफ्ता बचा है, तो जितनी जान झोंक सकते हैं झोंक दीजिए इसमें। और तो और साथ ही साथ कई लोगों को ये बड़ा डाउट खटक रहा है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। इन सब चक्करों में नहीं फंसना है, ठीक है। ये सब चीजें बस आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। आप मान लीजिए निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। डाउट है, नहीं पता, उन्होंने कुछ मेंशन ही नहीं किया, हो भी सकती नहीं भी हो सकती, वो वैसे एक्सपेक्टेड है शायद ना हो, बट फिर भी
आप मान के चलिए निगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। और इससे आपको कोई नुकसान तो होने वाला नहीं है, आपकी तैयारी और स्ट्रांग ही होगी, क्योंकि आप ये सोच के जाएंगे कि मैं सवाल कम गलत करूंगा। तो जब अगर आपको पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं भी मिलती है तो वो आप ही के लिए बढ़िया रहेगा। तो ये मान के चलिए निगेटिव मार्किंग होगी, और ये कंफ्यूजन नहीं रखना है दिमाग में कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। ये सब डिस्ट्रैक्शन है, वेस्टफुल डिस्ट्रैक्शन है, आपके किसी काम नहीं आने वाले। कि पैटर्न चेंज होगा या नहीं होगा, कि मैथ्स का सवाल आएगा कि नहीं होगा, ये सब डिस्ट्रैक्शन नहीं रखने, ठीक है। बस तैयारी अपनी करते रहना है। मान के चलिए निगेटिव मार्किंग होगी, बाकी सब भूल जाइए। जितना आलतू फालतू के डिस्ट्रैक्शन इस टाइम कम कर लेंगे उतना आप ही के लिए बढ़िया है, ठीक है। जान हथेली भी लेके पढ़ रहे हैं। योग तो मैं अगले हफ्ते रखूंगा एक दिन, अरुणाचल जी के अगले हफ्ते डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारी सुबह वाली क्लास चल रही है इसी में हम लोग सुबह की ही एक दिन क्लास रखेंगे जिसमें नॉर्थ ईस्ट जीके की बात करेंगे। बाकी तब तक मैं नॉर्थ ईस्ट जीके का जो अरुणाचल जीके का क्विज है, करीब 15 या 16 क्विजेस हैं जो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर चुका हूं, तो आप एक बार उसको देख लीजिए, ठीक है। उसको पढ़ लीजिए, आपको हेल्प मिलेगी। वही सब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, चलिए लेट्स क्रैक इट। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल। हु वोन द गोल्ड मेडल इन द 75 kg women's category at Asian Boxing Championships in Dubai? ऑप्शन ए पूजा रानी, ऑप्शन बी लाल बुआशाही, ऑप्शन सी मैरी कॉम, ऑप्शन डी अनुपमा। बताइए। वही मैं कह रहा हूँ, ये निगेटिव मार्किंग डिस्कस ही नहीं करनी है बिल्कुल भी। मान के चलिए होगी, बात खत्म। ये सब एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन है, छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन होते हैं जो आपका रिजल्ट बदल देते हैं। तो ये छोटे छोटे डिस्ट्रक्शन हटा दीजिए लाइफ से, बस अब क्वेश्चन पे फोकस करिए। हु वॉन द गोल्ड मेडल इन द 75 kg विमेन्स कैटेगरी? बताइए। पूजा रानी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन भी लगा रहे हैं कुछ लोग, बट मेजॉरिटी ए के साथ है। तो कौन सा आंसर लॉक कर दिया जाए? ए, बी, सी, डी? चैंपियनशिप का क्या नाम है? चैंपियनशिप का नाम है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। कहाँ हुई थी? दुबई में हुई थी। 75 kg कैटेगरी में कौन जीत के आया है? 75 कैटेगरी में आपका करेक्ट आंसर है पूजा रानी, ठीक है। करेक्ट आंसर इज ए, पूजा रानी। शी बिलोंग्स टू, हाँ, हरियाणा से बिलोंग करती है, ठीक है, हरियाणा से पूजा रानी। देखिए कई लोग कह रहे हैं इसका करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स का अलग से बना दें, तो ये मेरा काम नहीं है, ये आपका काम है। मेरा काम था आपको जितना मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस प्रोवाइड करना। अब आपको क्या करना है, आपने ये आप ही की प्रैक्टिस का एक तरीका है। आपको क्या करना है, जितने भी हमने ये चैंपियनशिप्स वगैरह पढ़ी है, अवार्ड्स पढ़े हैं, जितने भी पीडीएफ में, उन सारी पीडीएफ में आपको क्या करना है, इधर लिखना है कौन सा गेम था, मतलब कौन सा आपका टूर्नामेंट था, उसकी लोकेशन और उसका विनर। 3 चीजें लिख लेनी है आपको उसमें से ढूंढ के। पीडीएफ में से टूर्नामेंट लिखना, उसकी लोकेशन लिखनी और उसका विनर लिखना है ढूंढ के सारे पीडीएफ में से। उनको एक जगह कंपाइल कर लेना है। जब आप इसको कंपाइल कर रहे होंगे तो यही आपकी प्रैक्टिस है। जब आप अलग से उसको स्पेसिफिकली मेंशन आउट करके कंपाइल करेंगे तो वही आपकी प्रैक्टिस है और वो आपको और रिवाइज करने में हेल्प करेगी। तो ये आपका काम है। Who won the gold medal in the 75 kg women's category? Correct answer is पूजा रानी। हरियाणा का कैपिटल बताइए भाई, हरियाणा का कैपिटल, हरियाणा का कैपिटल क्या होगा? अभी आंसर नहीं आ रहा है।
बहुत बढ़िया। हाँ, हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ कोई सिटी नहीं है, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। ये पंजाब की भी कैपिटल है, ठीक है, हरियाणा की भी कैपिटल है, पंजाब की भी कैपिटल है। हरियाणा पंजाब दोनों पहले एक ही स्टेट थे, बाद में फर्दर डिवीजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज वॉन द मेंस सिंगल टाइटल एट बेलग्रेड ओपन 2021? बेलग्रेड ओपन 2021 एक टूर्नामेंट हुआ है जिसमें मेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? करेक्ट आंसर बताना है। बताइए, बेलग्रेड ओपन 2021 में एक मेंस सिंगल टाइटल टूर्नामेंट हुआ है, किसने जीता है? चंद्रनगर या चंडीगढ़? नोवाक जोकोविक। ये बंदा अलग ही लेवल का प्लेयर है। ऑप्शन में जहां भी देखे, अगर इस पे तुक्का लगा दिया जाए तो चांसेस ज्यादा ही रहते हैं सही हो जाएगा, भले ही आता हो ना आता हो। ज्यादातर तो कंपटीशन में जीत ही जाता है ये बंदा। तो हु हैज वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल? करेक्ट आंसर इज बी, नोवाक जोकोविक। ठीक है, बेलग्रेड ओपन 2021 ये कहां पर हुआ है? ये आपका सर्बिया में हुआ है। ठीक है, ये किसकी कैपिटल है? सर्बिया की कैपिटल है। बेलग्रेड किसकी कैपिटल है? सर्बिया की कैपिटल है। एंड नोवाक जोकोविक आल्सो बिलोंग्स फ्रॉम सर्बिया से बिलोंग करते हैं नोवाक जोकोविक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चिमोनोबाम्बूसा कालोसा क्या? ये एक स्पीसी का नाम है, ये नागालैंड में भी रिसेंटली में पाई गई है। ये किस चीज की स्पीसी है? फिश की, मैरीगोल्ड की, बैम्बू की या कैश्यू की? इस तरह का सवाल हम लोगों ने भी कल करा था। एक अफ्रीकन वायलेट की स्पीसी थी जो कहाँ पाई गई थी? अरुणाचल में। तो आज ये जो स्पीसी है ये कहाँ पाई गई? नागालैंड में। देखिए, हम लोगों ने पिछली बार भी कहा था कि फ्लावर्स, प्लांट्स, इन सब की नई नई स्पीसीज आपको नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा डिस्कवर हो रही है। इसका मतलब नॉर्थ ईस्ट अभी भी बहुत ज्यादा अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत सी चीजें हमें यहाँ से भी और पता चल सकती हैं। तो ये चिमोनोबाम्बूसा कालोसा जो एक स्पीसी है, नागालैंड में पाई जाती है। तो किसकी स्पीसी है ये? फिश की, मैरीगोल्ड की, बैम्बू की या कैश्यू की? ऑलराइट, तो एक सुर में सारे लोगों का एक ही जवाब, बम्बू। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर है बैम्बू। बैम्बू इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, नागालैंड की बात हो रही, तो नागालैंड की बारे में मेरे को दो चीजें बताइए। नागालैंड की एक तो कैपिटल बताइए और नागालैंड की हाईएस्ट पीक बता दीजिए। जब नागालैंड की हम बात ही कर रहे हैं तो दो चीजें बता दीजिए। नागालैंड की कैपिटल बता दीजिए, नागालैंड की हाईएस्ट पीक बता दीजिए, क्या होगा? कोहिमा। बहुत बढ़िया, नागालैंड की कैपिटल इज कोहिमा और हाईएस्ट पीक इज सारामाटी। ठीक है, कोहिमा इज द कैपिटल, ये तो सभी को पता होगा। हाईएस्ट पीक सारामाटी, याद रखेंगे। कहाँ की है? नागालैंड की है। सारामाटी, सहारा माटी नहीं है, सारामाटी। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रंस स्कीम, चिल्ड्रन who have lost both parents due to COVID-19 will get funds of how much amount when they turn 23? ऑप्शन ए 15 लाख, ऑप्शन बी 10 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख।
बहुत बढ़िया, टूपू भाई ने सारी कैपिटल बताऊंगा मैं। Under the PM Cares for Children scheme, children who have lost both parents due to COVID-19 will get funds of how much amount when they turn 23? 23 तक होते होते कितना फंड देगी सरकार? वेलकम बैक हॉट पेन, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहें तो टाइम मिले तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। एंजॉय द क्लास। 5 लाख, अरे थोड़ा ऊंचा सोचिए, इतना छोटा दिल नहीं है मोदी जी का 5 लाख में निपटा देंगे, थोड़ा बड़ा सोचिए अमाउंट। 5 लाख कंजूस समझते हैं आप लोग बिल्कुल मोदी जी को, है। नो आइडिया। देखिए एक बात मैं रिमाइंड करा दूं, क्लास में किसी भी तरह का एब्सर्ड लैंग्वेज नहीं चलेगा, ठीक है। जो भी यूज करते हैं उनको डेफिनेटली फिर ब्लॉक करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, बट इन सब से चीजें बचिए। आपको जो आपका कंसर्न है आप अपना कंसर्न रखिए, ये एब्सर्ड लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो स्कीम थी पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव लॉस्ट बोथ पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19, ये प्रधानमंत्री ने स्कीम बनाई है अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम, ठीक है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन ये एक स्कीम का नाम है। इसमें उन्होंने ये कहा है जब बच्चा ऐसे लोग जिनके दोनों पेरेंट्स पैंडेमिक की वजह से चले गए, कोविड-19 की वजह से दोनों पेरेंट्स की जिनकी डेथ हो गई है, वो बच्चे जब 18 ईयर्स के हो जाएंगे तो उनको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, और जब वो 23 इयर्स के हो जाएंगे तो उनको इकट्ठा एक अमाउंट मिलेगा 10 लाख का, ठीक है। 10 लाख का अमाउंट मिलेगा व्हेन दे टर्न 23। तो करेक्ट आंसर इज बी। 15 लाख मिल जाता तो सही रहता। अब आप खुद सोचिए ना, आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, अगर हर किसी को 15 लाख मोदी जी दे भी देंगे तो महंगाई किस हद तक बढ़ जाएगी? बहुत तेजी से बढ़ेगी, बहुत रैपिडली महंगाई बढ़ेगी। तो ये थोड़ा स्कीम याद रखना है। अच्छा, पीएम केयर्स ये एक फंड है सरकार का। केयर्स की फुल फॉर्म बता सकते हैं? पीएम केयर्स में केयर्स की फुल फॉर्म मंथली अमाउंट तो मुझे याद नहीं है, मंथली अमाउंट आप देख लेना, वो इतना मैटर नहीं करता है। वैसे क्वेश्चंस अगर आएंगे ना तो डायरेक्ट वो पीएम केयर्स की पूछेगा। पीएम केयर्स की एक बार फुल फॉर्म बता दीजिए मुझे, ये पूछने के चांसेस आगे ज्यादा हैं। पीएम केयर्स की फुल फॉर्म बता दीजिए। पीएम केयर्स की फुल फॉर्म सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी, पूरी नहीं है ये।
नहीं, कोऑपरेटिव नहीं है, कोऑपरेटिव नहीं है, जो सॉल्ट मार्च ने लिखी है वो सही है। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ठीक है, असिस्टेंस नहीं है। केयर्स की फुल फॉर्म याद रखेंगे, थोड़ा सा काम आ सकती है। कोविड-19 अफेक्टेड नहीं है, सिटीजन्स है, सी, ठीक है, सी फॉर सिटीजन है, सी फॉर सिटीजन है। ये लोग आप लग रहा मन से बना रहे हैं। सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन, ये फुल फॉर्म है, ठीक है। अरे प्रधानमंत्री बहुत तेज हैं, फुल निमोनिक्स बनाने में, फुल फॉर्म बनाने में बहुत तेज हैं। उनका पता नहीं कौन सा बहुत टैलेंटेड बंदे को हायर कर रखे, वो यही सब काम करता है फुल फॉर्म बनाने का। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। The COVID variant first identified in India, technically known as B.1.617.2, will now be known by which name as per the WHO system? बताइए। The COVID variant first identified in India, technically known as B.1.617.2, will now be known by which name as per the WHO system? पहले इसको इंडियन वेरिएंट कहते थे क्योंकि ये इंडिया में पाया गया था, बट बाद में WHO ने देखा इस तरह से तो स्टिग्मेटाइज हो जाएगा, लोग कहेंगे ये इंडिया से आया तो इसके लिए इंडिया वाले रेस्पॉन्सिबल हैं, तो इंडियंस को थोड़ा निगेटिव भाव से देखेंगे। जैसे इस टाइम चाइना को निगेटिव भाव से देखा जाता है कि कोरोना वायरस चाइना से आया है, तो ये सब ना हो, किसी तरह का स्टिग्मा अटैच ना हो, इसलिए WHO ने कहा अब हम ये कंट्री के नाम से इनको नाम नहीं देंगे, इनको हम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा इस तरह से नाम देंगे। ये सब क्या है आपके, ये ग्रीक लेटर्स है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इसीलिए जो इंडियन वेरिएंट था B.1.617.2, इसको क्या नाम दे दिया, डेल्टा नाम दे दिया। तो ये कुछ लिस्ट है, रिसेंटली इनको अलग अलग नाम मिले, जैसे यूके का एक वेरिएंट था, ठीक है, B.1.1.7, इसको क्या नाम दिया, अल्फा। फिर साउथ अफ्रीका का एक वेरिएंट था, उसे क्या नाम दिया, बीटा। फिर ब्राजील का एक वेरिएंट था, उसे क्या नाम मिला, गामा। और जो इंडिया की तरफ से अपना वेरिएंट था, उसे का क्या नाम मिला, अपना इसका नाम पड़ा डेल्टा। देखिए ये जो है ये आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ठीक है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मतलब, देखिए वेरिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि जब कोरोना वायरस है, जब ये बॉडी में पहुंचता है तो ये अपनी कॉपीज बनाने लगता है, और जब कॉपीज बनाता है तो उसी के दौरान इसके डीएनए आरएनए में चेंजेस आते जाते हैं, तो चेंजेस की वजह से कभी कभी वेरिएंट बदल जाता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं। हो सकता है वो कम खतरनाक हो सकता है वो ज्यादा खतरनाक हो। तो वायरस के तो वेरिएंट बनते रहते हैं, कई सारे वेरिएंट बनते रहते हैं, बट हम उनको कंसीडर करते हैं जो ज्यादा खतरनाक होते हैं, जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो 4 वेरिएंट है ये बहुत खतरनाक है। ये जो पहला वेरिएंट आया था उसके कंपैरिजन में ज्यादा डेथ रेट है, ज्यादा तेजी से फैलते हैं, वैक्सीन का असर इन पे कंपैरेटिवली कम है, तो इस वजह से इनको कैटेगराइज किया गया है 4 कैटेगरी, इनको अलग अलग नाम दिया गया है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। हाँ, टप्पा पे आ रहे हैं। तो ये तो हो गए आपके 4, इनको क्या कहेंगे, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये 4 किस में आते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न। इसके बाद 4 और कुछ और वेरिएंट्स हैं जिनको हमने डाल रखा है इन द कैटेगरी ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कुछ और वेरिएंट है, उनको किस में डाल रखा है, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आसान शब्दों में कहें तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो है जो आपका अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा जो आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाले थे उनसे कम खतरनाक है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वाले
कंपैरेटिवली कम खतरनाक होते हैं और इन पे अभी थोड़ा रिसर्च चल रही होती है कि ये किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि ये भी नुकसान पहुंचा ही रहे होते हैं, इसीलिए हम इन्हें कंसीडर कर रहे हैं। बट जो अल्टीमेट एक्सट्रीम लेवल पे खतरनाक होते हैं वो होते हैं आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये उतना खतरनाक नहीं, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपके कौन कौन से, एक एप्सिलॉन है, एक जीटा है, एक ईटा है, एक थीटा है, एक आयोटा है, एक कप्पा है। एप्सिलॉन कहाँ का है? यूएसए का है। जीटा कहाँ का है? ब्राजील का है। ईटा कहाँ का है? ये कई मल्टीपल कंट्रीज में पाया गया। थीटा कहाँ का है? फिलीपींस का है। आयोटा कहाँ का? यूएसए का है। तो यूएसए के दो दिख गए, एक एप्सिलॉन दिख गया और एक आयोटा दिख गया। और कप्पा कहाँ है? इंडिया का है। तो अपने मतलब की जानकारी आपको ये याद रखनी है, इंडिया के दो वेरिएंट हैं। इंडिया से दो वेरिएंट निकले, कौन कौन से? एक निकला अपना डेल्टा, एक निकला है कप्पा। कप्पा भी इंडिया का है। डेल्टा वाला आता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न में और कप्पा वाला आता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में। कुल मिला के ये जानकारी आपके पास अच्छे से मौजूद होना चाहिए, ठीक है। आगेकार जी बहुत बढ़िया, रिप्लाई बिल्कुल करिए, ठीक है। रिप्लाई करना बिल्कुल भी गलत नहीं, अच्छी बात है। गलती होगी तभी तो गलती सुधारेंगे। अब जब जिसने कुछ किया ही नहीं तो वो क्या गलत करेगा? दुनिया में सिर्फ वही इंसान सही होता है जिसने कभी कुछ ना किया हो। अगर कोई अटेम्प्ट करेगा, कुछ ट्राई करेगा तो गलती तो करेगा ही, इंसान है तो गलती करेगा। और जब गलती करेगा तभी वो सीखेगा भी। तो गलतियों से सीखने वाले ही तो इंसान बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर द ईयर 2021 हैज बीन गिवन टू whom? नरेंद्र मोदी, हर्षवर्धन, किरण रिजिजू, रामनाथ कोविंद। बताइए। ऑलराइट, हर्षवर्धन। बहुत बढ़िया। फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन, इनको ये अवार्ड मिला है, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। ये इनको दिया गया था वर्ल्ड नो टोबैको डे पर। और ये अवार्ड दिया जाता है, इनको ये अवार्ड दिया गया था इंडिया में जो इन्होंने स्टेप्स उठाए हैं फॉर कंट्रोलिंग टोबैको। टोबैको को कंट्रोल करने के लिए इनके स्टेप्स की सराहना की गई, इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला था, WHO डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड। तो ये बात बताइए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है? दो चीजें बता दीजिए, WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है और वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन मनाया गया था? वर्ल्ड नो टोबैको डे का दिन बताना है, WHO का हेडक्वार्टर बताना है। ऑलराइट, हेडक्वार्टर WHO का जेनेवा है, जेनेवा इन स्विट्जरलैंड। अब वो बता दीजिए क्या वर्ल्ड नो टोबैको डे? जून। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज 31 में। वर्ल्ड नो टोबैको डे किस दिन होता है? 31 में। और WHO का हेडक्वार्टर याद रखेंगे, जेनेवा, स्विट्जरलैंड।
जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको। ऑल राइट, तो अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन, ये फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर रह चुके हैं। आंसर्स कुछ ज्यादा ही एडवांस आ रहा है, मे बी वही नेट का प्रॉब्लम होगा या फिर स्पीड का कुछ प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को पीडीएफ पहले दे रखी हो तो लोग पहले से कमेंट कर रहे हैं। वर्ल्ड्स फर्स्ट नैनो, अगला क्वेश्चन क्या है? वर्ल्ड फर्स्ट नैनो यूरिया लिक्विड इज इंट्रोड्यूस फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट फॉर द फार्मर्स अक्रॉस द वर्ल्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? अभी रिसेंटली नैनो यूरिया लिक्विड बनाया गया है फार्मर्स के द्वारा, तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है? एज सच अभी तक कोई टोबैको फ्री स्टेट नहीं है, सब ट्राई कर रहे हैं बनने का। इसको बढ़िया। नैनो यूरिया लिक्विड किसने इंट्रोड्यूस किया? इसको ने यूज किया, ठीक है। नैनो वर्ड मतलब नैनो से समझ लेना वेरी स्मॉल, ठीक है। नैनो से मतलब वेरी स्मॉल, ऐसा यूरिया जिसके पार्टिकल्स बहुत बहुत ज्यादा छोटे होंगे। ऐसे मान के चलिए 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर कितना होता है? 10 टू द पावर -9 मीटर। तो ये होता है नैनोमीटर का साइज। तो ऐसा आपका यूरिया बना है। यूरिया को बेसिकली हम यूज क्यों करते हैं? फॉर नाइट्रोजन, क्योंकि यूरिया से क्या प्रोवाइड करेंगे? फसलों में नाइट्रोजन, जो कि आपका फसलों की प्रोडक्टिविटी में हेल्प करता है। अब ये जो नैनो यूरिया आया है, इसकी खास बात यह है कि आपको इसका कंजप्शन कम करना है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें, दुनिया का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसने इंट्रोड्यूस करा है? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है, इफको। ये क्या है? एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। कोऑपरेटिव सोसाइटी बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें कोई एक बॉस नहीं होता, जितने भी मेंबर्स होते हैं सब बॉस होते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो इफको ने क्या प्लान किया है? इफको ने कहा है कि हम नैनो यूरिया लिक्विड लेके आएंगे। नैनो यूरिया लिक्विड की खास बात यह है कि जहां पर आपको एक बैग भर के कन्वेंशनल यूरिया यूज करना पड़ता था, अब उसकी जगह एक 500 ml बोतल ही काफी होगी। तो पहली बात तो यूरिया का कंजम्पशन कम हो जाएगा। यूरिया से आपका एनवायरनमेंट को भी, सॉइल को भी नुकसान ज्यादा था, तो वो नुकसान भी कम हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि अगर नैनो यूरिया यूज करेंगे तो जो ईल्ड है, फसल की जो प्रोडक्टिविटी है, वो 8% तक बढ़ी है। ये टेस्ट में पाया गया। इसीलिए ये नैनो यूरिया एक बेहतरीन कंसेप्ट बोल रहा है। ऑलराइट, अच्छा मेरे को यहाँ पर एक चीज बताइए। हाँ, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ये एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में लिखा गया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किस पार्ट में है?
कोई बात नहीं कार्लिंग धारी जी, मालूम पड़ जाएगा। अरे डीपीएस भी, अरे मंजू जी परेशान नहीं होना है, फैन चलाएंगे तो थोड़ा साउंड वाउंड का प्रॉब्लम होता है, तो अपना ऐसे ही ठीक है। पार्ट 3, अब देखो गर्मी की आदत है। मैं जब कोटा में था, 12th की जब कोचिंग कर रहा था वहां पे, तो 3rd फ्लोर पे रहता था, और 3rd फ्लोर पे ऊपर कुछ नहीं बना था, ऊपर बस उसके छत थी, तो उस पे बिना कूलर के रहता था। कूलर ना लगवाने का सीधा सा रीजन यही था, कूलर लगवाएंगे तो गर्मी बहुत रहती, कोटा राजस्थान की गर्मी वैसी फेमस है, तो कूलर लगवाएंगे तो दोपहर में खाना खा के नींद लगेगा, सो जाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए कूलर ही नहीं लगवाया था। तो वहां से बहुत तगड़ी आदत पड़ गई। डिहाइड्रेट नहीं होंगे इसके लिए पानी वानी की सारी व्यवस्था है, जूस वूस चलता रहता है अपना। चलिए इधर आ जाइए, अब मेरी जोड़ी आप अपनी सोचिए, आपको करना है काम। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी किस पार्ट में आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के? ये आता है पार्ट 9B, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी किस में आता है आपका? पार्ट 9B, याद रखेंगे, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक मिनिस्ट्री भी बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जिसके मिनिस्टर आपके अमित शाह हैं। तो इट इज मच एक्सपेक्टेड कि कोऑपरेटिव सोसाइटी पे इस तरह का सवाल पूछ ले कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में लिखी है। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 9B, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज पार्ट 9A डील करता है पंचायत से, पार्ट 9 डील करता है पंचायत से, पार्ट 9A डील करता है म्यूनिसिपैलिटीज से, और पार्ट 9B डील करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी से। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इन द 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इट वाज डिसाइडेड टू ऑब्जर्व वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेस एवरी ईयर ऑन विच डेट? बताइए। ये तुक्का, ए बोल रहे हैं, और कुछ लग रहा है, डी लग रहा है किसी को, डी। थर्टियथ जनवरी, चलिए देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, 30th जनवरी। अभी रिसेंटली जो WHO है उसमें जितने भी मेंबर्स हैं उनकी एक असेंबली हुई थी जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। तो 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी और ये डिसाइड हुआ था कि हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे। किस दिन सेलिब्रेट करेंगे? 30 जनवरी को। टारगेट ये है कि कई ऐसी डिसीजेज हैं जिनको हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं बट वो भी लोगों की जानें लेती हैं। तो इस तरह की जो डिसीजेज हैं उनको हमने क्या कहा? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीजेज। कई डिसीजेज तो फेमस हैं, उनके ऊपर हम काफी स्टेप्स भी उठाते हैं, पैसा भी खर्चा करते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए, लाइक मलेरिया है, डेंगू है, ट्यूबरक्लोसिस है। बट कई ऐसी भी डिसीजेज हैं जिनको हम जो बहुत ही ज्यादा देखने को नहीं मिलती, रेयरली देखने को मिलती हैं, बट उसमें भी आपका लाइफ का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है, तो उनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की डिसीजेस को क्या कहते हैं? निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज आर अ ग्रुप ऑफ इन्फेक्शंस that are most common among marginalized communities in the developing regions of Africa, Asia and Americas.
अलग अलग पैथोजन से हो सकते हैं, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटोजोआ हो, प्लाज्मोडियम हो, पैरासाइट हो, इन सब से हो सकती हैं। ये कॉमनली कहां पाई जाती है? ट्रॉपिकल एरियाज में, इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है? ट्रॉपिकल डिसीज। और इसमें किस तरह के एग्जाम्पल्स आ जाते हैं? लाइक स्नेक बाइट, स्कैबीज, यॉल्स, ट्रैकोमा, लीशमैनियासिस, इस तरह की डिसीजेज इसमें आपको देखने को मिलेंगी। इन पे सरकार ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करती है, ठीक है, इसमें पैसा ज्यादा खर्चा नहीं होता है। ये जो आपका ये 74th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, ठीक है, इसमें ये डिसाइड हुआ था कि हम डिक्लेयर इस दिन निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। ये आपका ऑनलाइन हुई थी मीटिंग। तो ये थोड़ा सा निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज ध्यान रखिएगा। ये दिन किस दिन सेलिब्रेट हो रहा है? ये दिन सेलिब्रेट हो रहा है आपका 30 जनवरी को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा देख लिया, एनटीडी निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज। ये ट्रॉपिकल एरियाज में पाई जाने वाली कुछ ऐसी डिसीजेज हैं जो आपका बहुत ही कॉमन, मतलब बहुत ही कॉमन नहीं है, रेयरली होती हैं, इसीलिए ज्यादा सरकार इन पे पैसा खर्चा नहीं करती है। बट फिर भी जिनको भी होती है उनकी तो जान ले ही लेती है, तो उनसे बचने के लिए ये डिसीजन लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज प्रोजेक्ट? सेज प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री का है? ऐसी सवाल आएगा डायरेक्ट। सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज, ये प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री का है? वी ऑप्शन, वी तो है ही नहीं। ऑलराइट, बट बहुत ही बटी हुई राय है इसमें, बड़े ही स्प्लिट रिप्लाईज आ रहे हैं, कोई एक मेजॉरिटी वाला आंसर नहीं बन रहा है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर पे आते हैं। करेक्ट आंसर इज डी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सेज प्रोजेक्ट किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। अब देखिए, इंडिया में सीनियर सिटीजन्स का अमाउंट बढ़ रहा है और आने वाले 2050 तक अभी और बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल होती जाएगी और जो पॉपुलेशन इस टाइम ग्रो हो चुकी है, जब ये ओल्ड हो जाएगी तो एक टाइम पे हमारे पास ओल्ड पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी यंग से। अभी यंग ज्यादा है और यही पॉपुलेशन आगे जाकर क्या हो जाएगी? ओल्ड होगी। तो आने वाले टाइम में ओल्ड पॉपुलेशन और बढ़ेगी। तो इसीलिए सरकार ने एक इनिशिएटिव निकाला है सेज प्रोजेक्ट। इसमें ये टारगेट रहेगा जितनी भी एल्डरली पॉपुलेशन है इसको सपोर्ट करा जाए, इनके साथ कम्युनिकेशन अच्छा बनाया जाए, सारी सर्विसेज इन तक पहुंचाई जाए। तो इस रिगार्डिंग सरकार कई भी एक एल्डर लाइन प्रोजेक्ट है वो भी चला रही है। इसमें एक और कॉम्पिटिशन अरेंज कराएंगे, सिल्वर इकोनॉमी बनाने का कंसेप्ट है कि लोगों को प्रमोट करेंगे, एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करेंगे कि इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाओ जो डायरेक्टली आपके सीनियर सिटीजन्स के कंजम्पशन के लायक हों, ताकि उनकी लाइफ और इजी हो सके और एक्सेसिबल हो सके, और एंटरप्रेन्योरशिप और जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उससे ज्यादा कमाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह का टारगेट है सरकार का, क्योंकि देखिए सीनियर सिटीजन्स को कंट्रोल करना सरकार के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये आपकी नॉन वर्किंग पॉपुलेशन है। ये एक तरीके से कंट्री का इकोनॉमिकल कंट्रीब्यूशन तो नहीं हो पाता उनका, तो इसीलिए सरकार क्या कोशिश करती है कि किसी तरह से इनको मैनेज किया जाए। चलिए, वही चीज जो आपका चाइना फेस कर रहा है, सेम वही चीज है। और थावर चंद गहलोत अब नहीं है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मंत्री, चेंज हो गए हैं।
आयुष के बारे में क्वेश्चन आएगा तब हम आयुष के बारे में भी बात कर लेंगे। हाँ, सांग लीला जी ने कहा है नई मिनिस्ट्री कौन सी है, न्यू मिनिस्टर कौन से, वीरेंद्र कुमार। ठीक है, अभी रिसेंटली चेंज हुए थे, तो इसके मिनिस्टर अब थावरचंद गहलोत नहीं है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी से रिलेटेड कोई स्कीम आ जाए तो उसको भी इसी में डाल देंगे आप, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सीनियर सिटीजन से रिलेटेड कोई स्कीम आ जाए तो उसको भी किसी में डाल देंगे, वो भी डाल देंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच स्टेट हैज टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022-21? किस स्टेट ने टॉप किया नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2022-21? बताइए। केरला। बढ़िया, करेक्ट आंसर इज केरला। मेजॉरिटी इज राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कभी इसके बारे में आराम से बात करेंगे। ये एक्चुअली में ये कंसेप्ट है आपका यूनाइटेड नेशंस का। उन्होंने 17 SDGs दिए हैं दुनिया को और कहा है कि इनको फुलफिल करके लाओ। ये 17 SDGs अगली बार देखूंगा मैं, अभी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा उसमें पुट कर दूंगा क्या क्या थे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। वैसे ये सब नहीं पूछेगा आपसे, तो वो इंडिया को भी इंप्लीमेंट करने। तो इंडिया ने क्या करा, ये देखा कि हमारे यहाँ कौन सा स्टेट ज्यादा काम कर रहा है उन गोल्स को कंप्लीट करने में, तो इसके लिए किसको लगा दिया गया, नीति आयोग को। नीति आयोग से कहा गया कि तुम जाओ चेक करो कौन सा स्टेट कैसा परफॉर्म कर रहा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करने में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की पूरा करने के लिए नीति आयोग ने एक रैंकिंग बनाई, उसमें उसने कहा सबसे टॉप पे कौन है, केरला। केरला सबसे बढ़िया काम कर रहा है। तो ये कुछ ऐसी पोजीशन थी। केरला का स्कोर सबसे ज्यादा था 75। उसके बाद आपका हिमाचल, तमिलनाडु है, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटका, उत्तराखंड, इनका सेम स्कोर है, फिर सिक्किम, फिर महाराष्ट्र। अपने बॉटम 5 भी देखना जरूरी है। सबसे बुरी परफॉर्मेंस किसकी रही है, बिहार की, फिर उसके बाद झारखंड की, फिर उसके बाद आसाम की। और 60 स्कोर में कौन कौन से स्टेट आ गए, अरुणाचल है, मेघालय है, राजस्थान है और यूपी है। तो ये स्टेट्स आपके बॉटम 5 में आने वाले हैं। तो आपको क्या देखना है, आप एक तो इधर अरुणाचल का रैंक देख लीजिए, स्कोर कितना था अरुणाचल का, 60 स्कोर था। और बॉटम से 5वीं पोजीशन थी हम अरुणाचल की भी, और अपना यूपी भी। यूपी वाले तो इसमें प्राइड फील करते हैं, 1 2 3 4, आखिरी से चौथी रैंक थी। ठीक है, टॉप किसने किया, टॉप किया आपका केरला ने। चलिए फिर इतना देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर हैज लॉन्च्ड विच प्रोग्राम बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स ऑफ पल्सेस एंड ऑयल सीड्स टू फार्मर्स। अभी रिसेंटली जो आपके ऋषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया। उसमें वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सीड्स जो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें, यील्ड को बढ़ा दें, दालों के और जो ऑयल सीड्स हैं, ऐसे उनके बीज जो आपका यील्ड ज्यादा देंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करें, फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ताकि किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कमाई भी बढ़ेगी। तो स्कीम का नाम पूछ रहा है, कौन सी स्कीम थी जिसमें हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किए थे, जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो आपको नाम बताना है स्कीम का। बताइए, अभी आंसर्स नहीं आ रहे मेरे पास, आ जाने चाहिए।
AACA, AACA, तो मेजॉरिटी ए के साथ जा रही है, मेजॉरिटी कंफ्यूज है कहां जाए। करेक्ट आंसर इज सी, सीड मिनी किट। ठीक है, करेक्ट आंसर इज सी, सीड मिनी किट। ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? नरेंद्र सिंह तोमर। टारगेट यह है ऐसे सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करना जो हाई यील्डिंग हो। यील्ड का मतलब क्या होता है? यील्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए पहले आप 1 हेक्टेयर लैंड में 100 केजी प्रोडक्शन कर रहे थे। आपकी जो क्रॉप है 1 हेक्टेयर लैंड में कितना प्रोड्यूस कर रही थी? 100 केजी। बट आपने जो सीड आप यूज कर रहे थे क्रॉप में वो हाई यील्ड वाला ले लिया, ऐसा ले लिया जो आपको ज्यादा प्रोड्यूस करके दे। तो लैंड का एरिया तो अभी भी आपके पास 1 हेक्टेयर है, बट अगली बार जो इसी 1 हेक्टेयर में प्रोडक्शन होगा वो 100 ना होके मान लीजिए हो जाए 120 केजी। तो एरिया आपके पास सेम है, सेम एरिया में आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी, तो उसी को कहते हैं यील्ड का बढ़ जाना, यील्ड इंक्रीज। आपके पास एरिया सेम है, बैकग्राउंड सेम है, इनपुट सेम है, इनपुट सेम है, आपने आउटपुट बढ़ा दिया, तो इसी को कहते हैं यील्ड का बढ़ जाना, या फिर यही होती है आपकी एफिशिएंसी का बढ़ जाना। आम भाषा में हम क्या कहते हैं? इसी को क्या कहेंगे? एफिशिएंसी को बढ़ा लेना। तो ये स्कीम का नाम था सीड मिनी किट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। Which two campaigns were launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change along with UNEP India, World Wide Fund India on World Environment Day 2021? अभी रिसेंटली वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 हुआ था, तो किस दिन हुआ था वो दिन भी बताइए। तो इसमें कौन कौन इन्वॉल्व था? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इंडिया और WWF इंडिया, ये 3 इन्वॉल्व थे। इन्होंने क्या करा? 2 कैंपेन लॉन्च किए फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। तो आपको कैंपेन के नाम बताने, ए है, बी है, सी है या डी है। क्या आंसर सही होगा? आपको वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के बारे में बताना है, किस दिन होता है। ये ऑप्शन जून। ऑलराइट, तो ये आपका किस दिन हो रहा है? 5 जून को हो रहा है। और करेक्ट आंसर इज डी। इसमें दोनों ही कैंपेन थे, नॉट योर मेडिसिन, यानी ये रिकॉग्नाइज कराने के लिए कि जो इलीगल ये स्मगलिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं कई सारे स्पीशीज की, उनसे फिर मेडिसिन बनाते हैं जिसका कोई टेक्निकल बैकिंग नहीं है। मेडिसिन बनाने के लिए जो स्मगलिंग की जाती है, तो ये उनको ये बताने के लिए है कि ये जो स्पीशीज हैं, ये जो इंडेंजर्ड है, ये जो जानवर है, ये तुम्हारी दवा नहीं है, ये यहाँ कंजर्वेशन किया जा रहा है इनका। और सैड इमोजीज, ये कैंपेन बनाया गया। ये सैड इमोजीज ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि आप जो स्पीशीज को, इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं, उनको आप पोच करते हो, तो उससे उनकी पूरी एक होता है ना, नस्ल खत्म हो रही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए एंड सी। तो ये दोनों कैंपेन थे, नॉट योर मेडिसिन और दूसरा कौन सा था? सैड इमोजीज। ऑलराइट, अच्छा इसमें एक बात बताइए, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है? मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कौन है?
मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज आपका भूपेंद्र यादव है। और कई लोग ज्यादा समझदार हैं, उन्हें पहले ही पता था मैं क्या पूछूंगा। यूएनईपी का हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर। ऑलराइट, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नैरोबी, केन्या में। ठीक है, कहां मिलेगा? नैरोबी, केन्या। अच्छा, इसी से यूनाइटेड नेशन की एक बॉडी होती है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपका एचडीआई की रैंक निकालता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रैंक कौन निकालता है? यूएनडीपी निकालता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर कहां है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा आपको? कार्लिंगी, बुद्धू नहीं मानना आपको। हर किसी का अपना बैकग्राउंड होता है, तो वो किस बैकग्राउंड में आंसर दे रहे हैं आपको नहीं पता है। हो सकता है वो टैलेंटेड हो सकता है वो गूगल कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो उसको लेके परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस पता है, आपको अपना बैकग्राउंड पता है। तो आप बस उसको एनालाइज करिए, अपने ऊपर मेहनत करिए, अपना कंपटीशन सिर्फ अपने से रखिए। ये सोचिए कल मेरे को कितनी नॉलेज थी, आज मेरी कितनी नॉलेज इनहेंस हुई, आज मैंने अपने आप को कितना इंप्रूव किया है। डे बाय डे बस यही आप सोचा करिए, डे बाय डे हम कितना इंप्रूव हो रहे हैं। तो अपने ऊपर फोकस रखिए, बाकी दुनिया का क्या है। हाँ, मैंने पूछा यूएनडीपी का हेडक्वार्टर, बहुत बढ़िया, न्यूयॉर्क, पेरिस नहीं है। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, यूएसए। ऑलराइट, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13. Indian Navy's only nuclear powered attack submarine, the INS Chakra, was taken on lease from which country in 2012? रिसेंटली इसकी जो लीज टाइम है वो पूरा हो गया, तो उसे हमें वापस भेजना पड़ रहा है आईएनएस चक्रा को। तो ये पूछ रहा है कि आईएनएस चक्रा हमने किससे लीज पर लिया था? ए आंसर सी, ए कौन लगा रहा है? ए, और बताइए। ए नहीं है, करेक्ट आंसर इज सी, रशिया। सबमरीन्स हम जनरली रशिया से ही लेते हैं, तो रशिया से हमने एक आईएनएस चक्रा लिया था। तो अब ये 2012 में लीज पे लिया था, ये दूसरी बार हमने इनसे कुछ मांगा है। 2012 में अब हम इन्हें वापस कर रहे हैं। अब इसकी जगह फिर हम चक्रा 3 लीज पे लेंगे, ठीक है, चक्रा 3 लीज पे लेंगे आगे चल के। बट आईएनएस चक्रा कहां से लीज पे लिया था? रशिया से लीज पे लिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, रशिया की कैपिटल एंड करेंसी बता दीजिए। रशिया की कैपिटल और रशिया की करेंसी, दो चीजें बता दीजिए। अभी हमारे पास भी एक इंडिजीनियसली बिल्ड, मतलब होम मेड इन इंडिया एक सबमरीन है जो अभी कमीशन हो चुकी है, आईएनएस अरिहंत। वो भी न्यूक्लियर पावर्ड है, और भी आगे हम बना रहे हैं, बट अभी आईएनएस अरिहंत कैसी है? इंडिजीनियसली बिल्ड है।
तो कभी ऐसा पूछ ले न्यूक्लियर पावर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट सबमरीन कौन सी इंडिया के पास, तो वो अरिहंत है। तो यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, रशिया की कैपिटल पूछ रहा है और रशिया की करेंसी पूछ रहा है। रशिया की कैपिटल बता दीजिए, रशिया की करेंसी बता दीजिए। बहुत बढ़िया, कैपिटल इज मॉस्को, करेंसी रूबल। रशिया की बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ये भी वही स्पीसी वाला सवाल है, जैसे एक हमने नागालैंड में स्पीसी पढ़ी थी बैम्बू की मिली है, तो यही वो पूछ रहा है सिर्टोडैक्टिलस बैंक्वाई, सिर्टोडैक्टिलस बैंक्वाई which was discovered in मिजोरम is a species of which animal। ठीक है, ये किसकी स्पीसीज है, फ्रॉग की, लिजार्ड की, टॉर्टोइस की या फिर बर्ड की, बताइए। फ्रॉग की, लिजार्ड की, ए फ्रॉग 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 लग रहा है, बर्ड नहीं लग रहा, ऐसा नहीं लग रहा बर्ड होगा। फ्रॉग गलत जवाब, करेक्ट आंसर इज बी, लिजर्ड। जो लोग दीवार में टिक लगा के बैठे हैं देखिए उनके पीछे वो भी लिजर्ड। ठीक है, करेक्ट आंसर इज लिजर्ड। छिपकली कहां पर डिस्कवर हुई है, मिजोरम में, तो ये नई स्पीसी लिजर्ड की है। चलिए अब यहां से आप मेरे को मिजोरम के बारे में दो चीजें बता दीजिए, मिजोरम की कैपिटल बता दीजिए, मिजोरम का आप बताएंगे मेरे को हाईएस्ट पीक कौन सा है। मिजोरम की कैपिटल हो गई, चलिए आइजॉल। हाईएस्ट पीक बताइए। बहुत बढ़िया। गवर्नर कौन है, हरि बाबू। हाईएस्ट पीक भी बताइए। आइजॉल इज द कैपिटल, हाईएस्ट पीक भी बताना। ऑलराइट, ब्लू माउंटेन कहते हैं। हाँ, दो नाम है, कुछ भी आ सकता, फॉन्गकुई भी कहते हैं और दूसरा ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, तो अपना दोनों याद रख लीजिए। ठीक है, फॉन्गकुई भी याद रख लीजिए, ब्लू माउंटेन भी याद रख लीजिए। पहले ये आसाम का ही एक डिस्ट्रिक्ट होता था, लुशाई डिस्ट्रिक्ट। नहीं वो सॉरी, वो अपना मणिपुर था। नहीं नहीं, हाँ किधर होगा, अच्छा लुशाई हिल्स कहाँ मिलेगा आपको, ये बता दीजिए। लुशाई हिल्स कहाँ पे मिलेगा? लुशाई हिल्स कहाँ पे होगा?
लुशाई हिल्स भी याद रखेंगे, आपको मिजोरम में मिलेगा, ठीक है, मिजोरम। ऑलराइट, चलिए फिर इतना काफी है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट? बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट? और साथ ही साथ ये भी बताइए तियानमेन स्क्वायर है कहां पर? विजय केशव, ये भी बताइए तियानमेन स्क्वायर कहां मिलेगा आपको? ये क्वेश्चन है, एक किताब लिखी गई है तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ अ प्रोटेस्ट, ये आपको जगह कहाँ मिलेगी और ये ऑथर कौन है? तो हर्षवर्धन श्रृंगला, हर्षवर्धन श्रृंगला नहीं है। बहुत बढ़िया, तियानमेन स्क्वायर आपका चाइना में है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपका डी, विजय गोखले। विजय गोखले इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। फॉरेन सेक्रेटरी कौन होता है? जो आपका जैसे जो यूपीएससी का एग्जाम होता है उसमें एक पोस्ट होती है इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएफएस कहते हैं। तो ये आईएफएस ऑफिसर ही आपके फॉरेन सेक्रेटरी बनते हैं, यानी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है ना, उसके जो सबसे टॉप सेक्रेटरी होता है। हर मिनिस्ट्री में हमने कहा था एक सबसे जो टॉप ऑफिसर होता है वो क्या होता है? एक सेक्रेटरी होता है। तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो सेक्रेटरी होगा वो क्या कहलाता है? फॉरेन सेक्रेटरी। फॉरेन सेक्रेटरी आपका यही ऑफिसर हमेशा बनता है, आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विस का एक ऑफिसर। ये लोग अपने सर्विस के दौरान जनरली कई अलग अलग कंट्रीज भेजे जाते हैं, वहां के ये एम्बेसडर बन के आते हैं, फिर फाइनली उनमें से एक बंदा इंडिया का एक फॉरेन सेक्रेटरी भी बन जाएगा। तो विजय गोखले जी भी इंडिया के रिटायर्ड फॉरेन सेक्रेटरी हैं। उससे पहले ये चाइना के एम्बेसडर भी रह चुके हैं, तो चाइना से रिलेटेड इनकी नॉलेज काफी अच्छी है। इसको गवर्नमेंट काफी यूज भी करती है, उनसे काफी कंसल्टेशन भी होता है अगर रिगार्डिंग चाइना हम कोई पॉलिसी बनाते हैं, क्योंकि वो चाइना के एम्बेसडर रह चुके हैं, तो उनको चाइना के बारे में काफी नॉलेज है। तो जब ये तियानमेन स्क्वायर का हादसा हुआ था, मैसेकर हुआ था, तो वो वहां पर एम्बेसडर थे। तो क्या सिचुएशन बनी थी, दुनिया ने उसको कैसे इंटरप्रेट किया था, और एक्चुअल में सिचुएशन क्या थी, क्या मुद्दे थे, तो उसी से रिलेटेड एक किताब उन्होंने लिखी है, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। ठीक है, 1989 में चाइना के कुछ स्टूडेंट्स एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं। मेन टारगेट उनका ये था कि जॉब्स बढ़े, ठीक है, और थोड़ा सा एक लिबर्टी आए सोसाइटी में, क्योंकि चाइना में एक ऑटोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो आपको पता है नहीं है। अब वो इंडिया को देखते थे, इंडिया डेमोक्रेसी एंजॉय कर रहा है, पड़ोसियों को डेमोक्रेसी नहीं मिल रही, तो वो भी एक आवाज उठा रहे थे वहां के जो स्टूडेंट्स है कि डेमोक्रेसी आए। तो चाइना क्या करता है, वहां पर जो भी स्टूडेंट्स इकट्ठा होते हैं उस प्रोटेस्ट में, उन पर सब गोलीबारी चल जाती है, टैंक तक आ जाते हैं, टैंक तक उन पे चला दिए जाते हैं। तो एक काफी दुखद हादसा हुआ था। वेस्टर्न मीडिया ने इसे तो बहुत बुरी तरह रिपोर्ट किया था। तो ये इसी हादसे के ऊपर एक किताब लिखी है, तियानमेन स्क्वायर द मेकिंग ऑफ ए प्रोटेस्ट। किसने लिखी है? विजय गोखले जी, जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी रह चुके हैं। तो विजय गोखले जी को हम काफी यूज करते हैं। जैसे अभी जब आपका एक ये भूटान में डोकलाम में स्टैंड ऑफ हुआ था, तब भी विजय गोखले जी गए थे। तब वो विजय गोखले आपके वहां के फॉरेन सेक्रेटरी थे, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी थे विजय गोखले। और जो आज के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, तब वो चाइना के एम्बेसडर हुआ करते थे। तो एस जयशंकर और विजय गोखले, इन्हीं लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि डोकलाम स्टैंड ऑफ को हम लोग सुलझा पाए, वहां पर सिचुएशन को ईज आउट कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर? इसका ऑथर बताइए।
नहीं, ये बताना, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? राहुल नाम नहीं था, राज था, राज नाम तो सुना होगा। करेक्ट आंसर इज राहुल पंडिता। राहुल पंडिता ने ये किताब लिखी है, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। ये आपका ये डील करती है बेसिकली जो अभी पुलवामा में स्ट्राइक हुआ था, तो उसके बाद एनआईए ने कैसे केस को डील करा, तो टेररिज्म एक्टिविटीज वहां पर क्या है, कैसे क्या चीजें लिंक है, तो ओवरऑल उन्हीं सारी चीजों से रिलेटेड एक किताब लिखी राहुल पंडिता ने, द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर। राहुल पंडिता एक कश्मीरी माइग्रेंट है जो कश्मीर में एक्सोडस हुआ था आपका 1990s में, जहां कश्मीरी पंडित वहां से काफी बुरी तरह से भेजे गए थे, भगाए गए थे कश्मीर से, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने मूवी भी बनाई थी शिकारा, ठीक है। तो एक काफी रिनॉन ऑथर भी है, एक जर्नलिस्ट भी इंडिया में, राहुल पंडिता, तो उन्हीं की एक किताब है द लवर बॉय ऑफ बहावलपुर, याद रखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है राहुल पंडिता का। All right, next question है क्वेश्चन नंबर 17. What is the rank of India on the 17 SDGs according to a recently released report, State of India's Environment Report 2021? ठीक है, एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट रिपोर्ट 2021, ये रिपोर्ट का नाम है। ये रिपोर्ट किससे डील करती है? ये रिपोर्ट डील करती है इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा था, या फिर कंट्रीज का परफॉर्मेंस कैसा था इन फुलफिलिंग द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। भाई हमने जो कहा, यूनाइटेड नेशन ने 17 गोल्स बना के दिए दुनिया को, कहा कि इन्हें फुलफिल करके लाओ। तो ये 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इंडिया कंपेयर टू वर्ल्ड कैसा काम कर रहा है, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग निकाली गई है। तो डाउन हुई है हमारी पहले के कंपेयर में रैंकिंग, तो रैंकिंग कितनी थी ये बताना है। तो ज्यादातर लोग आंसर करेक्ट दे रहे हैं। करेक्ट आंसर इज 117। हमारी रैंकिंग कितनी थी? 117 रैंकिंग थी इन द एसडीजी रैंक ऑफ इंडिया। ये रैंक निकालता कौन है? इंडिया में एक बॉडी है दिल्ली में, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, ठीक है, सीएसई कहते हैं, सेंटर फॉर साइंस एनवायरनमेंट, न्यू दिल्ली में एक बॉडी है, ये निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which airport has achieved net energy neutral status in the financial year 2020 से 2021? बताइए, क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ऑलराइट, करेक्ट आंसर इज डी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहां पर मिलेगा? बेंगलोर में, बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में एयरपोर्ट है। इन्होंने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस अचीव कर लिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2020 से 21। एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस का मतलब ये है कि जितनी भी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितना भी मतलब इनका एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है, वो सारा कंजम्पशन इनका फुलफिल हो जा रहा है आपका रिन्यूएबल एनर्जी से, ठीक है। जितना भी ये कंजम्पशन कर रहे हैं वो सारा कंजम्पशन किससे फुलफिल हो जा रहा है? रिन्यूएबल एनर्जी से। तो इसको कहते हैं एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस, मतलब जो कोल वोल वाली एनर्जी है वो इन्हें यूज ही नहीं करनी पड़ रही। तो ये बहुत अच्छी खबर है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये एयरपोर्ट याद रखेंगे, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। वन लाइनर था और कुछ इसमें खास है नहीं, बस नाम याद रखना काफी हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। रायमोना हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? बताइए, रायमोना हैज बिकम द 6th नेशनल पार्क ऑफ विच स्टेट? ये मुझे लगता है ये सभी ने पढ़ा होगा, ये तो जून होते ही सबको रटा दिया गया था। थोड़ा भी अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो ये आंसर दे देंगे आप।
रिन्यूएबल एनर्जीज में अलग अलग ट्राई करते हैं, वैसे जनरली तो सोलर एनर्जी यूज होता है। आसाम, इसमें तो मतलब गलत होने का चांस है भी नहीं, और जो लोग गलत लगाने का सोच भी रहे होंगे वो जब देखेंगे लगातार सबका आसाम आंसर जा रहा है तो चलो मैं भी आसाम ही लगा देता हूँ, ऐसा भी होता है। ऑलराइट, तो करेक्ट आंसर इज आसाम। आसाम की कैपिटल दिसपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कर लेना, स्टेट बाद में याद आना चाहिए, कैपिटल पहले याद आए। तो अभी रिसेंटली 2 नए नेशनल पार्क इनॉग्रेट करें आसाम ने। अभी देखिए भले उन्होंने कर तो दिए लेकिन अभी भी उनकी वेबसाइट पे आप जाके देखेंगे तो 5 ही दिखा रहा है। ये पुराने 5 हैं, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नमेनी नेशनल पार्क। ये 5 नेशनल पार्क पहले ही थे, इनको एक बार अच्छे से घूर घूर के देख लीजिए ताकि अगर इनमें से कोई पूछ ले आप गलत ना करें। और इस बार चांसेस हाई हैं कि आसाम का ही कोई नेशनल पार्क पूछ ले, चांसेस हाई हैं, ठीक है। तो उसको नेशनल पार्क को अच्छे से करके जाना है। काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, मानस, नमेरी, ये 5 तो ऑलरेडी थे, तो ये 5 घूर घूर के दिमाग में बैठा लेने। नेक्स्ट इसके बाद आ जाइए, अभी 2 नए नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई। कौन कौन से नेशनल पार्क? दिहिंग पटकाई और रायमोना, ये भी रिसेंटली नोटिफाई किए हैं आसाम ने। ये 2 नए नेशनल पार्क और क्रिएट हुए हैं। कौन कौन से? दिहिंग पटकाई, रायमोना। पहले रायमोना करा और उसके ठीक 4 दिन बाद किसको कर दिया? दिहिंग पटकाई को नोटिफाई कर दिया गया। तो अब टोटल 7 नेशनल पार्क हो गए आसाम में। तो ये 5 आपसे पूछे, काजीरंगा, दिब्रू साइखोवा, राजीव गांधी, मानस, नमेरी, ये तो करने ही करने हैं। इसके साथ साथ और क्या करेंगे आप? इसके साथ साथ आप करेंगे ये 2 और यार, दिहिंग पटकाई और रायमोना, ये 2 नए नेशनल पार्क ऐड हुए हैं। काम बढ़ा दिया आसाम गवर्नमेंट ने, तो ये थोड़ा सा याद करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स हैज लॉन्च्ड विच पोर्टल फॉर ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ द चाइल्ड हु नीड्स केयर एंड प्रोटेक्शन। बताइए कौन सा पोर्टल है? डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं करना। अगर आप आसाम के हो तो डिस्ट्रिक्ट आप देख लेना, डिस्ट्रिक्ट याद नहीं करना है बाकियों को। साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई कह रहा है साउंड नॉट गुड। यहां तो साउंड ठीक आ रहा है, आप एक बार अपना रिफ्रेश कर लीजिए। बी, डी, बाल सुरक्षा या बाल स्वराज? एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए, बाल सुरक्षा या बाल स्वराज है। साउंड ठीक है। बी भी हो सकता है, कहीं ना कहीं इन्हीं चारों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है। ऐसा भी है कोई? बाल देख के कंफ्यूज नहीं हो जाना है, बाल के साथ पूरा जोड़ना है, बाल स्वराज, ठीक है। बाल सुरक्षा नहीं है, करेक्ट आंसर है बाल स्वराज। ये पोर्टल किसने लॉन्च करा है? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तो बताइए ये कैसी बॉडी है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेटिव है या कॉन्स्टिट्यूशनल है? कौन सी बॉडी है ये? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या कॉन्स्टिट्यूशनल?
भैया एनसीपीसीआर देखिए दोनों बातें, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है और इसके लिए एक लॉ पास हुआ है, तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी होगी, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर कानून बन रखा है एनसीपीसीआर एक्ट, तो इसको याद रखेंगे, ये लेजिस्लेटिव बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। अच्छा ये बताइए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव है? क्वेश्चन से पहले आंसर आ रहे हैं, ये थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कैसी बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल है या एग्जीक्यूटिव है या लेजिस्लेटिव? एनसीएससी कैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, बहुत बढ़िया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसके लिए कानून भी है, आर्टिकल 338। और इसी के जस्ट बाद एक नई बॉडी बनाई गई थी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, इसके लिए कानून है आर्टिकल 338A। फिर इसी के जस्ट बाद एक और नई बॉडी बनाई गई जिसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का स्टेटस मिला, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसके लिए आर्टिकल 338B। तो ये तीन बॉडीज एक ही साथ लिखी हुई है, तो इनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। शेड्यूल कास्ट वाली 338, शेड्यूल ट्राइब 338A, बैकवर्ड क्लासेस 338B, एक साथ याद कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो बिना किसी कानून के थ्रू बनाई जाए या उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी ना लिखा हो, सरकार बस अपनी मर्जी से बना लेती है, लाइक नीति आयोग, ना ही वो लेजिस्लेटिव है ना ही कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बन जाएगी, एग्जीक्यूटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which state has topped the Anemia Mukt Bharat Index 2020 to 21 नेशनल रैंकिंग? बताना है किस स्टेट ने टॉप किया एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 से 21। बढ़िया। अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020 से 21 किसने टॉप किया? मध्य प्रदेश। अनीमिया एक वो डिसीज होती है जिसमें आपका रेड ब्लड सेल काउंट जो होता है वो डिक्रीज कर जाता है। रेड ब्लड सेल कम हो गई, इसका मतलब आपकी बॉडी में खून की मात्रा कम हो गई, तो येलोइश हैंड्स होने लगते हैं, ठीक है। स्किन कलर आपका कैसा हो जाता है, येलोइश हो जाता है। और खून की कमी ऑब्वियसली आपकी बॉडी को कैसा बनाएगी, कमजोर बनाएगी, क्योंकि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन सप्लाई करना। ऑक्सीजन बॉडी में प्रॉपर सप्लाई नहीं होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो आप क्या फील करेंगे, वीक फील करेंगे, तो अनीमिया में बहुत वीकनेस बढ़ जाती है। तो इसी के लिए अनीमिया मुक्त भारत एक इनिशिएटिव चला है जिसमें अनीमिया बीमारी से में छुटकारा पाना है। तो इस लिस्ट में किसने टॉप करा, मध्य प्रदेश ने टॉप करा। तो ये कुछ आपका जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो ये उन्होंने पूरा एक स्कोर कार्ड निकाला है, अप टू मार्च 2021 तक का ये कार्ड है। इसमें अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है, 1, फिर उड़ीसा, फिर इस तरह से रैंकिंग पूरा स्टेट वाइज है। ये सब देखने की जरूरत नहीं है, मेन रैंकिंग देखिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर देख सकते हैं। फिर इसके बाद और स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स में अगर हम आ जाएं, स्टेट्स में अगर हम आ जाएं तो अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल की रैंक कितनी है, 24 है, ठीक है। ये फरवरी की थी, ठीक है, ये अप टू फरवरी 2021 की रैंकिंग है और ये मार्च 2021 की रैंकिंग है। तो अरुणाचल ने एक महीने में इंप्रूव कर दिया। हाँ, आरबीसीज की कमी मतलब हेमोग्लोबिन का डाउन हो जाना। तो अरुणाचल वाले अपनी रैंकिंग देख लें, जस्ट नीचे कौन है, अपना पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया लाइन से, फिर मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड।
ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच हैज बिकम द फर्स्ट विलेज इन इंडिया टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। अभी रिसेंटली एक गांव ने कहा है कि हमने 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया है फॉर इट्स अडल्ट पॉपुलेशन। कौन सा गांव है? वियान, सोनावारी, चादुरा या मुलसू? भोपाल, भोपाल कैपिटल है एमपी की। बताइए। बहुत बढ़िया, विलेज का नाम है वियान। अभी कहां बिलोंग करता है? ये बिलोंग करता है बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इट बिलोंग्स टू बंदीपुरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, याद रखिएगा। अभी एक रिसेंटली सिटी ने भी, भुवनेश्वर ने भी अचीव कर लिया 100% वैक्सीनेशन, पहला सिटी कंट्री का जिसने 100% वैक्सीनेशन अचीव कर लिया फॉर इट्स एडल्ट पॉपुलेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये कुछ फैंसी क्वेश्चन है, इस तरह के भी कभी कभी आपके एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। एक पुराने क्रिकेट प्लेयर है, काफी बड़े क्रिकेट प्लेयर है, उन्होंने एक क्रिकेट कोचिंग वेबसाइट लॉन्च करी है, क्रिकूरू, क्या नाम है वो, किस प्लेयर ने लॉन्च करी है? प्लेयर का नाम बताना है। Which former cricket player has launched the cricket coaching website Krikuru? नाम बताइए प्लेयर का। बी, बढ़िया, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग हमारी यूनिवर्सिटी के एलुमनाई हैं, जामिया से। तो उनके बारे में ये फेमस था कि जब ये यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में खेलते थे तो इतना ऊंचा ऊंचा बॉल मारते थे कि सारे आसपास के कोई कांच के जो ग्लासेस वगैरह लगे होते थे बिल्डिंग्स में आसपास की, उनको तोड़ देते थे। तो यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने फिर वो सिंपल ग्लासेस हटवा के बुलेट प्रूफ ग्लासेस लगवाए ताकि वीरेंद्र सहवाग आइंदा से कोई ग्लास ना तोड़ पाए। तो करेक्ट आंसर इज आपका वीरेंद्र सहवाग, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, विच सिटी हैज टॉप्ड द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 पब्लिश्ड बाय EIU। EIU मतलब एक प्राइवेट ग्रुप है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट EIU, यूके बेस्ड है। ये एक रैंकिंग निकालते हैं ग्लोबली कि कौन सी कंट्री बढ़िया है, सबसे बढ़िया रहने के लिए। तो किस कंट्री ने इसको टॉप किया है? ऑकलैंड, एडिलेड, ओसाका, वेलिंगटन, बताइए। Which city has topped the Global Livability Index 2021? ए और बी, ऑकलैंड या एडिलेड में लग रहा है। ये वो वाले लोग लग रहे हैं, ए वर्ड, ए लेटर याद है, ए से कुछ था, क्या था? ऑकलैंड था, एडिलेड था, हो सकता है अहमदाबाद भी हो, आगरा हो, ये भी तो हो सकते हैं।
एक काम करिए, आंसर मैं बताऊंगा तब तक आप लोग एक काम करिए, मेरे को कंट्रीज मेंशन कर दीजिए। ऑकलैंड कहां पर है, एडिलेड कहां पर है, ओसाका कहां पर है, वेलिंगटन कहां पर है। ऑकलैंड कहां पर है, एडिलेड कहां पर है, ओसाका कहां पर है और वेलिंगटन कहां पर है। चलिए मैं ही बता देता हूं, करेक्ट आंसर इज ऑकलैंड। ठीक है, इस रैंकिंग में टॉप किसने करा है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में इसमें टॉप करा है ऑकलैंड ने। ऑकलैंड बिलोंग करता है न्यूजीलैंड से। ठीक है, न्यूजीलैंड के दो पार्ट हैं, एक नॉर्थ आइलैंड ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला साउथ आइलैंड। तो नॉर्थ वाले हिस्से में ये मिल जाएगा आपको, न्यूजीलैंड में पाया जाता है ऑकलैंड। एडिलैंड मिलेगा आपको ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है साउथ टेरिटरी, साउथ ऑस्ट्रेलिया का जो पार्ट है ऑस्ट्रेलिया में, तो वहां आपको मिलेगा एडिलेड। ओसाका जापान में मिलेगा, वेलिंगटन न्यूजीलैंड में मिलेगा। इवन न्यूजीलैंड क्या है, कैपिटल है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन क्या है, कैपिटल है न्यूजीलैंड की। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका इसमें, ऑकलैंड। ठीक है, अभी लोग बता रहे हैं जापान। ठीक है, बढ़िया। चलिए तो आज हमारा इतना ही क्वेश्चन था, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हाँ इसके बाद तो, हाँ इसके बाद तो कुछ नहीं है। तो कल का दिन आपके पास रहेगा, कल भर भर के रिवीजन करना है आपको। ठीक है, फिर मंडे से हम क्लासेस करेंगे। अभी आपका जीके का वही सुबह क्लासेस चलेगा, जनरल साइंस के बाद अरुणाचल जीके भी हम उठाएंगे और आसपास का देख लेंगे, नॉर्थ ईस्ट जीके को भी कुछ उसमें इंक्लूड कर देंगे। उसके अलावा जो आपको पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे भेज चुका हूं ऑलरेडी, वहां से जाके वो अरुणाचल जीके आप एक बार पढ़ लीजिए, उन्हीं क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जीके क्लास में। उसके अलावा जो करंट अफेयर्स जून तक हम आ चुके हैं, जितना भी आप पहले पढ़ चुके हैं उसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, रिवीजन चलता रहना चाहिए, रिवीजन रुकना नहीं चाहिए। और एडवांस में आपको 75th इंडिपेंडेंस डे, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है हिंदुस्तानियों के लिए। कल वो दिन है जिसका हमने सालों तक इंतजार किया, एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने के लिए जो सबका हो, जिसमें सबको आजादी हो, आप हर काम अपने साथ कर सकते हैं। बहुत सारी खामियां हैं, ठीक है, हिंदुस्तान में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल हमें उसकी शिकायत करने की जगह ये सोचना चाहिए उनको हम कैसे एलिमिनेट करें। क्योंकि बीइंग अ सिटीजन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने देश के लिए कुछ ऐसा करें कि कंट्री को प्राउड हो हम पे, ताकि पूरी दुनिया कहे कि हाँ इस कंट्री के लोग अच्छे होते हैं। तो कल के लिए बहुत बहुत बधाई आप सबको, विश यू अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो मंडे से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक आपकी पढ़ाई इफेक्ट ना हो। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, झंडा भी फहराना है, उसके साथ साथ पढ़ाई भी करते रहना है। जब झंडा फहरा रहे हो तो तुरंत नोट कर लेना है 3 ट्राई कलर फ्लैग है, किस दिन अडॉप्ट हुआ, किसने डिजाइन किया, जो उसमें अशोक चक्र है उसमें कितने स्पोक्स हैं, रेड कलर क्या सिग्निफाई करता है, व्हाइट कलर क्या करता है, ऑरेंज सैफ्रॉन क्या सिग्निफाई करता है। तो कल जब झंडा फहराए तो झंडे के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लें, इंडिपेंडेंस डे के बारे में भी पढ़ लें, डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए, विश यू अ वेरी गुड लक, थैंक यू।